गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल लॉयर। पिछला कई वीडियो से में हम लोग पीएमएलए के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कल स्पेशली यूएपीए के ऊपर चर्चा किए थे और कि यूएपीए के अंतर्गत अगर कोई एक्यूज्ड है तो उसको बेल मिल सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के संदर्भ में स्पेशली न्यूज क्लिक का जो चेयरपर्सन है उनको जो कल बेल मिला था उस संदर्भ में डिटेल चर्चा की थी। कल एक इम्पोर्टेंट जजमेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। तरसीम लाल वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, जालंधर जोनल ऑफिस, SLP नंबर 121/2024। तो फ्रेंड्स, ये इतना इम्पोर्टेंट जजमेंट है कि इसका डिस्कशन करना, इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ईडी का अरेस्ट के संदर्भ में हमारे CRPC और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 ये दोनों में तालमेल एकदम स्पष्ट रूप से इसको क्लैरिफाई कर दिया। अब तक जो हमारे स्पेशल कोर्ट यानी हमारे नीचे के कोर्ट जो बेल देने में डर रहे थे या नहीं दे पा रहे थे, मुझे लग रहा है कि आज के बाद जो है हमारे स्पेशल कोर्ट अच्छा कुछ करेंगे और एक्यूज्ड को रिलीफ में मिलेगा। आइए हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के व्यूज में क्या क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट सामने आया है। तो फ्रेंड्स, एडिशनली द सुप्रीम कोर्ट decreed that an accused appearing before the court pursuant to a summons need to apply for bail. सीनियर एडवोकेट, इस केस में जो सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा आर्गू किया, उनका कहना है कि रिप्रेजेंटिंग द पिटिशनर्स आर्गूड दैट पोस्ट complaint without arrest, an accused already named cannot be arrested under sections 19 of the PMLA Act. आइए हम लोग elaborately इसका डिस्कस कर रहे हैं। When an accused present themselves before the special court following summons on warrant, any bail application considerations would not be subject to the stringent condition of sections 45(1) in section 45 subsections 1 clause 2 of the PMLA, as the individual was not arrested during the investigation. So friends, when an accused presents themselves before the special court, जब कोई accused खुद जो है या हमारे ईडी के बुलावे पर, ये कोर्ट के बुलावे पर या समन के आधार पर उन्होंने प्रेजेंट हो जाते हैं, एनी बेल एप्लीकेशन कंसिडरेशन वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू द स्ट्रिंजेंट कंडीशंस ऑफ सेक्शंस 45 सबसेक्शंस 1 क्लोज 2 ऑफ द PMLA, एज द इंडिविजुअल वाज नॉट अरेस्टेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। इसको ऐसा नहीं समझा जाएगा कि ऐसे एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया है और वो अरेस्ट में है, जो हमारे सेक्शंस 45 ऑफ द PMLA एक्ट 45(1) एंड क्लोज 2 में बताया गया। तो फ्रेंड्स, इफ एक्यूज्ड वाज नॉट अरेस्टेड बाय द ED टिल द फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट, द स्पेशल कोर्ट व्हाइल टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द कंप्लेंट एज ए नॉर्मल रूल must issue a summon to a accused and not a warrant. Even if the accused is on bail, a summon must be issued. तो फ्रेंड, स्पष्ट है कि अगर कोई केस कंप्लेंट लॉज हो रहा है और इसमें कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया गया, if the accused was not arrested और उसको अरेस्ट नहीं किया गया by the ED till the filing of the complaint, लॉन्च करने तक, the special court while taking cognizance और स्पेशल
कोर्ट जब कॉग्निजेंस ले रहा है ऑफ द कंप्लेंट, उस कंप्लेंट में एज ए नॉर्मल रूल, ये एक नॉर्मल रूल है कि किसी के ऊपर कोई कंप्लेंट है तो स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस लेंगे। जब कॉग्निजेंस लेंगे तो नेचुरली उसके अगर इंट्रोगेट की करने की जरूरत है तो उसको समन इशू करेंगे। समन इशू करने के बावजूद अगर वो नहीं आता है तो ऐसे स्थिति में बेलेबल वारंट इशू करेंगे, जो हमारी सीआरपीसी की जो सेक्शंस है उसके तहत। और अगर बेलेबल वारंट करने के बाद भी वो हाजिर नहीं होता है तो ऐसे स्थिति में नॉन बेलेबल वारंट इशू करेंगे। The accused and not warrant, even if the accused is on bail, a summon must be issued. तो ऐसे situations में उसको summon issue किया जा सकता है। If the accused appears before a special court, pursuant to a summons, it cannot be treated that he is in custody. सुप्रीम कोर्ट का एकदम क्लियर व्यू है कि जब कोई समन इशू हुआ या कोई एक्विज्ड स्पेशल कोर्ट में अपियर हुआ परसुएंट टू समन, उस समन को तामील करते हुए, उस समन को कंप्लाई करते हुए, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड, तो ये नहीं समझा जाएगा कि वो कस्टडी में है। यानी कोर्ट में आया और ये ईडी जाके उसको कोर्ट में अरेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। इफ द एक्यूज्ड अपीयर्स बिफोर ए स्पेशल कोर्ट परसुएंट टू ए समन्स, it cannot be treated that he is in custody. Friends, therefore, it is not necessary for the accused to apply for bail. और इसलिए ये जरूरी नहीं कि वो बेल के लिए अप्लाई करे। However, the special court can direct the accused to furnish bond in term of the sections 88 of the Code of the Criminal Procedure. ये काफी important है, लेकिन स्पेशल कोर्ट अगर उसको लगता है कि इनको बॉन्ड, जिसको हम लोग मुचलका बोलते हैं, उसमें भरना इसको जरूरी है, तो सेक्शन 88 ऑफ सीआरपीसी की जो प्रावधान है उस प्रावधान के अनुसार उसको कह सकता है कि बॉन्ड भर दीजिए। अगर 88 सेक्शन 88 के तहत अगर बॉन्ड भर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि उनको बेल मिल गया या बेल के लिए वो बॉन्ड भरा। So, however, the special court can direct the accused to furnish bond in terms of section 88 of the Code of the Criminal Procedure. A bond furnished in term of section 88 of CRPC, अगर कोई बॉन्ड CRPC 88 के तहत भरता है, is only undertaking, ये सिर्फ और सिर्फ अंडरटेकिंग है। Therefore, the order accepting bond under section 88 does not amount to grant of bail, and hence it is not necessary to fulfill the twin condition of section 45 of PMLA to accept the bond. Very clear friend, ये काफी important है। अगर कोई बॉन्ड फर्निश कर दिया अंडर सेक्शन 88 ऑफ सीआरपीसी के अंदर में, ये सिर्फ और सिर्फ अंडरटेकिंग है, इसलिए कोई ऑर्डर एक्सेप्टिंग बॉन्ड अंडर सेक्शन 88 का मतलब ये नहीं कि उसको बेल ग्रांट किया गया, और ये भी मतलब नहीं कि सेक्शन 45 ऑफ द पीएमएलए एक्ट के जो ट्विनिंग या ट्विन जो है, ट्विन जो प्रोविजंस है, उस ट्विन प्रोविजंस को फॉलो किया, एक्सेप्ट किया, ऐसा नहीं। टू फुलफिल द ट्विन कंडीशन ऑफ सेक्शन 45, सेक्शन 45 पीएमएलए के जो ट्विन कंडीशन है उसको एक्सेप्ट किया या उसके अनुसार बॉन्ड भरा गया, ऐसा नहीं है। इफ द एक्यूज्ड डज नॉट अपीयर, अगर एक्यूज्ड अपीयर नहीं होता है, द स्पेशल कोर्ट कैन इशू ए वारंट। ऐसे सिचुएशंस में स्पेशल कोर्ट वारंट इशू कर सकता है इन टर्म ऑफ सेक्शन 70 ऑफ सीआरपीसी। तो 70 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत जो है उनको क्या करेंगे, वारंट इशू करेंगे। द स्पेशल कोर्ट मस्ट इशू फर्स्ट ए बेलेबल वारंट, पहले उसको बेलेबल वारंट इशू करेंगे। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू इफेक्ट सर्विस ऑफ द बेलेबल वारंट, देन रिकोर्स कैन बी टेकन टू नॉन बेलेबल वारंट। अगर ऐसा बेलेबल वारंट में कोई काम नहीं होता है, यानी वो नहीं आते हैं, नहीं प्रेजेंट होते हैं, इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में नॉन बेलेबल वारंट इशू किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स,
मुद्दा बात है कि डायरेक्टेड ऑफिशियल्स हैव नो पावर to arrest an accused in PMLA case if he had not been arrested before the special court took cognizance of the complaint. ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखा जाए. डायरेक्टेड ऑफिशियल्स हैव नो पावर. अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार उनको पावरलेस कर दिया गया. डायरेक्टेड ऑफिशियल्स हैव नो पावर टू अरेस्ट एन एक्यूज्ड इन PMLA case if he had not been arrested before the special court took cognizance of the complaint. Friends, last important para ये काफी मार्केबल है. If taking accused into custody when they appear pursuant to summon. Taking accused into custody when they appear pursuant to summon. If such practice, अगर ऐसा प्रैक्टिस हो कि कोई समन में किसी को बुलाया गया और उसको कस्टडी में ले लिया, अगर यही प्रैक्टिस रहा, taking accused into custody when they appear pursuant to summon, उनको समन इशू किया गया accused को, वो समन में आया, ईडी के पास आया, बातचीत किया, इंट्रोगेशंस में उनको जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दिया और उसी समय उसको अरेस्ट कर लिया. इफ सच प्रैक्टिस, ऐसा अगर कोई प्रैक्टिस हो, इफ फॉलोड बाय सम स्पेशल कोर्ट, किसी स्पेशल कोर्ट के द्वारा, इज कंप्लीटली इलीगल. ये पूरा का पूरा इलीगल होगा. ये नहीं मान लिया जाए कि ईडी ने समन इशू किया, उनमें स्पेशल कोर्ट में बुलाया और उसी के दौरान जो है उसको अरेस्ट कर लिया. तो ये जो प्रैक्टिस है उसको क्या कहते हैं, कस्टडी में ले लेना, ये कंप्लीटली इलीगल एज इट में ऑफेंड द राइट टू लिबर्टी ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये एकदम कॉन्स्टिट्यूशन 21 और सीआरपीसी और PMLA तीनों को मिला के एक इतना बेहतरीन जजमेंट दिया कि हमको लग रहा है कि अब कोई संदेह का गुंजाइश नहीं. हमारे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर ऐसा प्रैक्टिस रहा कि किसी को समन में बुलाए और अरेस्ट कर लिए, तो ये आर्टिकल 21 के क्या हो जाएगा, कंप्लीटली इलीगल होगा और इट मे ऑफेंड, ये ऐसा समझा जाएगा कि ऑफेंड है द राइट टू लिबर्टी. जो हमने 21 में हमारा जो राइट है, राइट टू लिबर्टी, इसका पूरा उल्लंघन है, ग्रांटेड अंडर द आर्टिकल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो फ्रेंड्स, एक बार फिर हम इस पैरा को पढ़ देते हैं. इफ सच प्रैक्टिस अंडर ब्रैकेट टेकिंग एक्यूज्ड इनटू कस्टडी व्हेन दे अपीयर परसुएंट टू समन, if followed by some special court, is completely illegal as it may offend the right to liberty granted under Article 21 of the Constitution. अब कुछ यूजर्स का सवाल जो है वो है कि अभी जो हम लोग चर्चा किए सीआरपीसी के सेक्शन 88, उसके बाद 70, तो हमारे जब जुलाई से हमारे जो नया एक्ट के अंतर्गत, दैट इज द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत जुलाई से जो FIR लॉन्च होगा, तो उस समय कौन सी सेक्शंस को यूज किया जाएगा. तो आप जानते हैं कि हमारे IPC, CRPC ये सब चेंज होके नया हो गया है. तो हमारे जो CRPC की जगह पे जो एक्ट आया है, तो उससे कंसर्न एक्ट का जो कंसर्न सेक्शन है, उस सेक्शंस को फॉलो किया जाएगा. तो होप सो फ्रेंड्स, आपको अच्छे से इस जजमेंट का इंटरप्रिटेशन समझ में आया है. हम लोग फिर मिलते हैं अगला वीडियो में. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें. हैव अ नाइस डे. जय हिंद.